हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना ये टॉपिक है एमए फाइनल के 5th पेपर से संबंधित है। इससे पहले मैंने प्रकार्यवाद का अर्थ और अवधारणा को समझाया था। इससे पूर्व आज का जो अपना वीडियो है रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन, मैनिनोवस्की दोनों ही समाजशास्त्री पूर्व में मानवशास्त्र से संबंधित थे। इन्होंने जो अपना प्रकार्यवाद का जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है या अपना मत प्रस्तुत किया है वो हर्बर्ट स्पेंसर की अवधारणा सावयववाद या सावयव से ग्रहण करके, सावयव माने शरीर, उसकी तुलना समाज से की है। इसी के आधार पर वे अपने प्रकार्यवाद को प्रस्तुत करते हैं। वो इस प्रकार है। रेडक्लिफ ब्राउन के जो विचार हैं मुख्यतः इनके अनुसार संरचना और प्रकार्य की अवधारणाओं का प्रयोग तभी हो सकता है जब समाज तथा जीवित सावयव की समानता को स्वीकार कर लिया जाए। ये कहते हैं कि संरचना व प्रकार्य की अवधारणा को समाज में हम तभी व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं तब जब समाज तथा जीवित सावयव की समानता को स्वीकार कर लिया जाए। अर्थ का मतलब है जिस प्रकार से शरीर या उसका जीवित सावयव है उसमें, जैसे अपना शरीर है, उसमें विभिन्न प्रकार के अंग हैं। वो एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से निर्भर हैं और अपने अपने स्थान पे रहते हुए अपने अपने प्रकार्य को वो करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और प्रकार्य की अवधारणा को समझाने के लिए समाज की तुलना जीवित सावयव से की है। ये उनका मुख्य विचार है। और ये जो अवधारणा ये जीवित सावयव की जो लेके आए हैं वो जीव विज्ञान से संबंधित जो आविष्कार, विशेषकर उद्विकास का जो सिद्धांत डार्विन की खोज के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने स्वीकार करा और इसी विचारधारा को सावयव की तुलना समाज से की है। इसी विचारधारा को रेडक्लिफ ब्राउन ने हर्बर्ट स्पेंसर के पश्चात और मैलिनोवस्की व नेडाल आदि ने भी इसको ग्रहण करा। इसी आधार पर उन्होंने प्रकार्यवाद की अवधारणा को समझाया है। तो पहला टॉपिक अपना यह आता है कि रेडक्लिफ ब्राउन समाज तथा जीवित सावयव की समानता को स्वीकार करते हैं। दूसरा इनका विचार है, एक सावयव का जीवन उसकी संरचना के प्रकार्यों के रूप में देखा जा सकता है। एक सावयव का जीवन उसकी संरचना के प्रकार्य के रूप में देखा जा सकता है। अर्थ यह है कि संरचना के जो अंग हैं जब तक वो अपना प्रकार्य मतलब कार्य कर रहे हैं, व्यवस्था या संरचना को बनाए रखने के रूप में, उसी रूप में अपन देख सकते हैं। पर कार्य की निरंतरता के माध्यम से ही संरचना की निरंतरता बनी रहती है कि जब तक उसके जो अंग हैं शरीर के या समाज के, वो कार्य अगर करते रहते हैं तो जिस प्रकार से समाज की जो संरचना है उसकी निरंतरता बनी रहती है, उसी प्रकार से समाज की संरचना की निरंतरता भी तभी बनी रहेगी जब उसके जो अंग हैं वो निरंतर रूप से कार्य करते रहें। तीसरा इनका जो विचार है, यदि हम किसी एक भाग या अंग की विवेचना करें तो उसका प्रकार्य वह भूमिका है जो कि वह अदा करता है। स्पष्ट है एकदम कि अगर हम किसी अंग, एक पर्टिकुलर शरीर के किसी अंग की, उसी प्रकार से समाज के पर्टिकुलर किसी अंग की अगर हम विवेचना करें, अगर उसकी हम व्याख्या करें तो उसका प्रकार्य वह है जो
उस समाज को या सावयव शरीर को बनाए रखने में अपना योगदान देता है, या वह योगदान है जो कि वह समग्र रूप में सावयव के जीवित जीवन को देता है। मतलब कुल मिला के किसी अंग का वह कार्य जो उसकी संरचना को, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो जो योगदान देता है, उसको हम समाजशास्त्री भाषा में प्रकार्य कह सकते हैं। ऐसा रेडक्लिफ ब्राउन के विचार थे। आगे हम बढ़ते हैं तो रेडक्लिफ ब्राउन का सावयवी व्यवस्था से संबंधित विचार। उन्होंने सावयवी जो व्यवस्था है उसको समझाने से पूर्व 3 प्रश्न उन्होंने रखे। उनका विश्वास था कि सावयव व्यवस्था द्वारा 3 समस्याओं को खड़ा किया गया है। जो सावयव है या समाज है, उसकी जो व्यवस्था है वो 3 प्रश्नों को खड़ा करती है। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इनके विचारों को 3 समस्याओं को खड़ा किया गया है सावयव व्यवस्था द्वारा। सर्वप्रथम पहली समस्या आती है रचना शास्त्र अर्थात संरचना का अध्ययन, कि हम पहले सर्वप्रथम रचना शास्त्र के अंतर्गत संरचना है उसका हम अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन से अंग हैं या भाग हैं जो अपना कार्य करते हैं। उसके पश्चात हम शरीर शास्त्र प्रकार्य का अध्ययन, उसके पश्चात हम प्रकार्य का अध्ययन करते हैं कि उसके अंगों के द्वारा क्या कार्य किया गया है। संरचना का अध्ययन मतलब कौन कौन से इसके भाग है या अंग है या उप संरचनाएं कौन कौन सी हैं। और शरीर शास्त्र का मतलब प्रकार्य का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम इस समस्या के अंतर्गत किसी अंग का या किसी उपभाग का उसका प्रकार्य का अध्ययन हम करते हैं। उसके लास्ट में आता है उद्विकास। थर्ड जो है इनका उद्विकास, इवोल्यूशन फॉर द डेवलपमेंट, कि किस प्रकार से ये संरचना है वो अपनी निरंतरता को बनाए रखते हुए किस प्रकार से उद्विकास करती है, किस प्रकार से उसमें चेंजिंग आता है या परिवर्तन किस प्रकार से आता है। ये तीनों प्रश्न या विषय सामाजिक जीवन पर लागू होते हैं। हम एक सामाजिक संरचना के अस्तित्व को देख सकते हैं। व्यक्ति आवश्यक इकाइयों के रूप में एक 7 समग्रता के अंतर्गत कुछ निश्चित सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि इन तीनों प्रश्नों सामाजिक जीवन पर हम लागू कर सकते हैं। वो किस प्रकार से लागू कर सकते हैं? वो कहते हैं कि व्यक्ति जैसे है, आप व्यक्ति को देख सकते हैं और आवश्यक इकाई के रूप में वो एक आवश्यक इकाई के रूप में है। एक 7 समग्र के अंतर्गत कुछ निश्चित सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। जो अपना 7 समग्र है, जो समाज है संपूर्ण, वो कुछ सामाजिक संबंधों द्वारा सब व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संरचना की निरंतरता सामाजिक जीवन की प्रक्रिया द्वारा बनाई रखी जाती है। संरचना की निरंतरता कब बनती है? जब सामाजिक जीवन की प्रक्रिया अगर चलती रहती है तो समाज की संरचना या सामाजिक संरचना की निरंतरता भी बनी रहती है। एक समुदाय का सामाजिक जीवन संरचना का प्रकार्य है। एक समुदाय का सामाजिक जीवन संरचना का प्रकार्य है। अगर कोई पर्टिकुलर कोई समुदाय अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करता है निरंतर रूप से, तो वो एक संरचना का प्रकार्य है। तो हम इसको एक समस्या के रूप में देख सकते हैं। सावयवी व्यवस्था द्वारा 3 समस्याओं को खड़ा किया गया है। सर्वप्रथम हम संरचना का अध्ययन करेंगे। संरचना के अंतर्गत उसके जो अंग है, भाग है, उपभाग है, उप संरचनाएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात जो इनके अंग हैं, उपभाग हैं, उनके हम प्रकार्य का अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात हम इसकी निरंतरता का अध्ययन, अंतिम रूप में इसके निरंतरता, इसके परिवर्तन का अध्ययन करते हैं कि संरचना की जो संरचना है, जो व्यवस्था है, उसमें किस प्रकार का चेंजिंग आया है। अगर हम संरचना को बहुत छोटे रूप में समझना चाहते हैं तो किसी अंग पद जो उसको मिला हुआ है और उसके प्रकार्य दोनों को हम देखें तो हम उसको संरचना के रूप में हम समझ सकते हैं। संरचना के अंतर्गत मुख्यतः जो अंग है, पर्टिकुलर पद उसको जो मिला हुआ है, जो स्थान मिला हुआ है और वो क्या कार्य करता है।
अगर इसी प्रकार से सभी अंगों को आपस में हम जोड़कर एक दूसरे से अंत संबंधित और एक दूसरे से जोड़कर परस्पर निर्भरता को हम समझते हुए अगर उनके पद स्टेटस प्लस भूमिका को अगर हम समझते हैं तो वो हम सावयव व संरचना के सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं। लास्ट जो स्लाइड आती है आपकी मेलानोव्स्की तथा रेडक्लिफ ब्राउन के दृष्टिकोण में अंतर, इन दोनों के दृष्टिकोण में क्या अंतर था। रेडक्लिफ ब्राउन तथा की जगह तथा मेलानोव्स्की के विचारों में मुख्यतः सांस्कृतिक तत्वों के कार्यों को लेकर अंतर है। दोनों जो संरचना के अंतर्गत जो पाए गए हैं जो सांस्कृतिक तत्व, उनके कार्यों को लेकर इनके दोनों के दृष्टिकोण में अंतर देखने को मिलता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा है मेलानोव्स्की की तरह रेडक्लिफ ब्राउन ने सांस्कृतिक तत्वों के इन कार्यों के द्वारा व्यक्ति के अस्तित्व पर अधिक जोर न देकर समाज के अस्तित्व को अधिक प्रधानता दी है। मेलानोव्स्की तथा रेडक्लिफ ब्राउन ने सांस्कृतिक तत्वों के इन कार्यों के द्वारा व्यक्ति के अस्तित्व पर अधिक जोर न देकर समाज के अस्तित्व को अधिक प्रधानता दी है कि जहां मेलानोव्स्की व्यक्ति के अस्तित्व पर अधिक जोर देता है, उसके विपरीत रेडक्लिफ ब्राउन समाज के अस्तित्व को अधिक प्रधानता देता है कि समाज सर्वोपरि है और समाज का अस्तित्व ही मुख्य अस्तित्व है और समाज का अस्तित्व जब बना रहता है तभी हम व्यक्ति का अस्तित्व समाज में बना रह सकता है। तीसरा जो अंतर है, रेडक्लिफ ब्राउन के मत अनुसार सांस्कृतिक तत्व जो कार्य करते रहते हैं उससे अंतिम रूप में समाज का एक अस्तित्व बना रहता है या बना रहना संभव होता है। रेडक्लिफ ब्राउन ये कहते हैं कि समाज में जो पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व हैं वो निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं, उसके द्वारा ही समाज की संरचना और समाज की व्यवस्था निरंतर बनी रहती है। तो मुख्यतः दोनों ही समाजशास्त्री सांस्कृतिक तत्वों की बात करते हैं, लेकिन जहाँ मेलानोव्स्की समाज में व्यक्ति के अस्तित्व पर अधिक जोर देते हैं, उनके स्थान पर मेलानोव्स्की है वो समाज के अस्तित्व को अधिक जोर देते हैं और दोनों ही समाजशास्त्री सांस्कृतिक तत्वों के कार्य व उनकी भूमिका को समझाते हैं। अगला जो वीडियो होगा इनकी रेडक्लिफ ब्राउन की आर.के. मट्टन व अन्य समाजशास्त्रियों ने आलोचना करी है, उससे संबंधित होगा। धन्यवाद स्टूडेंट।